नमस्कार। आज हम बात करेंगे भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के द्वितीय चरण के विषय में, जो कि 1905 ईस्वी से 1919 ईस्वी के बीच संचालित हुआ। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दूसरे चरण में जब बंगाल का विभाजन हो चुका था, उसके पश्चात भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की बागडोर एक तरफ उग्रवादी नेताओं के हाथ में आ चुकी थी और दूसरी तरफ हम देखेंगे कि क्रांतिकारी गतिविधियां भी भारत में शुरू हो चुकी थी। अर्थात जो क्रांतिकारी नेता हैं, उन्होंने क्रांतिकारी आंदोलनों का आह्वान एक तरीके से भारत में कर दिया था। लेकिन उग्रवादी और क्रांतिकारी दोनों आंदोलन, जिनका मुख्य उद्देश्य था ब्रिटिश सरकार के चंगुल से भारत को आजाद कराना और पूर्ण स्वराज्य प्राप्त करने के लिए लगातार आंदोलन करना, ये दोनों ही पारस्परिक रूप से अपने आंदोलनों को संपादित कर रहे थे। लेकिन भारत में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का उदारवादी चरित्र पहले था और फिर अचानक से ऐसी क्या घटनाएं घटित हुई या वे कौन से कारण थे जिनकी वजह से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का चरित्र उग्रवादी हो गया। अर्थात भारत में उग्रवादी विचारधारा के पनपने के क्या मुख्य कारक थे, इस पर हम आज बात करेंगे। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में उग्रवादी विचारधारा के पनपने का जो पहला कारण था, वह था कि कांग्रेस की जो मांगे थी, उन मांगों को लगातार ब्रिटिश सरकार के द्वारा दरकिनार किया जा रहा था। उपेक्षापूर्ण नीति उनके प्रति अपनाई जा रही थी और इसका परिणाम यह रहा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के तत्कालीन जो युवा नेता थे, उनके मन में ब्रिटिश सरकार के प्रति एक तनावपूर्ण और एक विध्वंसकारी भावना ने जन्म ले लिया था। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में तत्कालीन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो तत्कालीन उग्रवादी नेता थे, मुख्य रूप से जिन्हें लाल बाल पाल के नाम से जाना जाता है, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और विपिन चंद्र पाल, साथ ही अरविंद घोष को भी उग्रवादी नेताओं में सम्मिलित किया जाता है। इन्होंने एकजुट होकर के ये प्रयास किया कि येन केन प्रकारेण किसी भी तरीके से भारत को ब्रिटिश सरकार के चंगुल से स्वतंत्र कराया जाए। इसी तरीके से भारत में उग्रवाद के पनपने का दूसरा मुख्य कारण था हिंदू धर्म का पुनरुत्थान होना, क्योंकि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो उदारवादी नेता थे, कहीं ना कहीं उनका ये मानना था कि जो पश्चिमी सभ्यता है वो भारत की सभ्यता से श्रेष्ठ है। पश्चिमी जो संस्कृति है वो अपने आप में श्रेष्ठ है, सर्वोत्तम है, और इस कारण से वे लगातार हिंदू संस्कृति की अपेक्षा करते हुए पाश्चात्य संस्कृति की ओर उन्मुख हो रहे थे। पाश्चात्य संस्कृति ने उनको अपनी ओर आकर्षित किया था। लेकिन जो उग्रवादी नेता थे, हिंदू धर्म में कुछ सुधार, जैसे कि हिंदू धर्म में कुछ धार्मिक सुधार हुए, राजा राम मोहन रॉय, दयानंद सरस्वती और विवेकानंद कुछ ऐसे महान भारत के व्यक्तित्व थे जिन्होंने हिंदू धर्म में व्याप्त कुरीतियों को समाप्त करने का भरसक प्रयत्न किया और इसके फलस्वरूप हिंदू धर्म का जो पुनरुत्थान हुआ, उन्होंने ये प्रयास किया कि पाश्चात्य संस्कृति को और पश्चिमी जो धर्म है, पश्चिमी जो सभ्यता है, उसको अपनाने की बजाय क्यों न अपने हिंदू धर्म को श्रेष्ठ बनाया जाए। और उन्होंने हर सीमा तक इसको सिद्ध करने का भी प्रयास किया। और इस संबंध में स्वयं एनी बेसेंट ने कहा था कि जो सारी की सारी हिंदू संस्कृति है, संस्कृति है, हिंदू प्रणाली है, वो पश्चिमी सभ्यता से हर स्थिति में बढ़कर के है। और जो विवेकानंद है, उनका इस विषय में एक ये भी कथन बहुत प्रचलित है। उनका कहना है कि गुलाम चाहे कितना भी लोकप्रिय क्यों न हो, कितना भी चहेता क्यों न हो अपने स्वामी का, लेकिन अंततः वह कहलाता गुलाम ही है।
उस गुलाम को चाहे सोने की जंजीर से जकड़ा गया हो, लेकिन जंजीर को जकड़ने का जो तरीका है वो उतने ही कड़ाई से, कठिनाई से जकड़ा गया होगा। इसी प्रकार से तीसरा प्रमुख कारण था भारत में जो भारत का राष्ट्रीय आंदोलन था उसमें उग्रवादी विचारधारा के पनपने का। वो प्रमुख कारण था कि भारत में 1878 से लेकर के 1900 ईस्वी के मध्य में लगभग 18 बार अकाल पड़ा। भारत ने 18 बार अकाल की स्थिति को झेला था, और इस अकाल की स्थिति के कारण भारत में क्या स्थिति बनी कि ज्यादातर मुंबई में सबसे पहले ये देखा गया कि प्लेग बहुत तेजी से फैलने लगा। ब्रिटिश सरकार को जहां इस प्लेग की रोकथाम के लिए प्रयास करने चाहिए थे, वहीं सरकार ने प्लेग के आड़ में लोगों के घर घर जाकर के लोगों की बेटियों और बहुओं के साथ अमानवीय कार्य किए, और इन सभी घटनाओं से द्रवित होकर के, उद्वेलित होकर के जो भारतीय राष्ट्रीय युवा नेता हैं उनके मन में आक्रोश उत्पन्न हुआ, और उन्होंने सीधे सीधे इस गुस्से को भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के माध्यम से जो अंग्रेज सरकार है उस पर निकालने का एक तरीके से प्रयत्न किया। इसी प्रकार से भारत का अंग्रेजों के द्वारा जिस तीव्र गति के साथ आर्थिक शोषण किया जा रहा था, वह भी भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में उग्रवादी विचारधारा के पनपने का एक प्रमुख कारण बना। भारतीय जो उस समय आर्थिक स्थिति थी भारतीयों का लगातार आर्थिक शोषण किया जा रहा था, और इस बात को सबके सामने लाने का प्रयास दादा भाई नौरोजी के द्वारा किया गया। उनके द्वारा अपने रिसर्च पेपर में पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इंडिया में सबसे पहले ड्रेन थ्योरी दी गई, धन के निर्गमन का सिद्धांत प्रस्तुत किया गया, और इसमें बताया गया कि किस तरीके से भारत का धन इंग्लैंड पहुंच रहा है, किस तरीके से भारत को दोहरी मार सहनी पड़ रही है। एक तो कच्चा माल भारत से बाहर जा रहा है, दूसरा उस माल को फिर जिस कच्चे माल से वो सामग्री तैयार की गई है उसको खरीदने के लिए भारत को भारी दाम चुकाने पड़ रहे हैं, और तीसरा इसकी वजह से भारत के जो हस्तशिल्प उद्योग हैं वो नष्ट हो चुके हैं। भारत का धन विदेश जा रहा है, फिर विदेश से वो धन भारत को ऋण के रूप में मिल रहा है, और उस ऋण पर भी भारत को ब्याज देना पड़ रहा है। तो ये दुष्चक्र सबसे पहले दादा भाई नौरोजी के द्वारा बताया गया, और इससे काफी हद तक भारतीयों में चेतना का विकास हुआ। इसके अलावा तत्कालीन कुछ अंतर्राष्ट्रीय